नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम एक नए चैप्टर पर एंटर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसका नाम है ऑफ विटनेसेस, गवाहों के विषय में। देखिए दोस्तों, मैं इस चैप्टर पर जाऊं उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि ये आपको पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रिवीजन कराएगा। और जिन लोगों ने अब से पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी किसी कारण से, या पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और यहाँ से सीरियस होकर आपको वीडियोस को देखना है। और अपना रजिस्टर्ड पेन लेकर जरूर बैठिए और इम्पोर्टेंट बातों को आप नोट करते जाइए। और जो बातें मैं पीछे पीछे की रेफर करूंगा, उसकी पर्टिकुलर वीडियो आपको जाकर देखनी है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल की प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया है। प्लेलिस्ट को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है दोस्तों कि सबसे पहले आपको बीएसए की प्लेलिस्ट मिलेगी। अब बीएसए की प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर 3 की मिलेगी एंड सो ऑन, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 मिलेगी। चैप्टर 1 को जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सो ऑन, जितनी भी रिक्वायर्ड वीडियो हैं सब इसके अंदर है। सिमिलरली चैप्टर 2 की जितनी भी वीडियो है, सेक्शन 3, 4, 5 एक कंटिन्यूएशन में जाएंगी और सेक्शन 50 तक जाती हैं, और इससे कनेक्टेड जितनी भी सेक्शन है वो सारी वीडियो आपको इस चैप्टर में। चैप्टर 3 में भी जितनी भी सेक्शंस हैं वो सारी सेक्शंस आपको 51, 52 एंड 53 यहाँ पर सारी मिलेंगी। चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 54 एंड 55 सेक्शंस मिलेंगी और इससे कनेक्टेड जो सेक्शंस हैं वो सब मिलेंगी। इस तरीके से ही आपको बीएनएस देख लीजिए, इससे नीचे जो मिलेगी वो बीएनएसएस की होगी, उसके नीचे मिलेगी बीएनएस की है, और उसके नीचे दोस्तों मैंने आईपीसी की भी बनाई हुई है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना। उसके नीचे सीआरपीसी की भी बनाई हुई है। और दोस्तों एक प्लेलिस्ट मैंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 41 कैपिटल ए सीआरपीसी, जहां पर नोटिस दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और कंपलसरी नोटिस है उन ऑफेंसेस में जहां पर 7 साल तक की सजा के ऑफेंसेस अगर किसी केस में हैं, किसी एफआईआर में हैं, तो उनमें ये नोटिस देना कंपलसरी है, जो सेक्शन अब 35 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस हो गया है। इसके नाम से ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और इसमें कई सारी वीडियोज हैं जो इसको एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरीके से इसको समझना है। और इससे रिलेटेड जितनी भी जजमेंट आई हैं, हरनेश कुमार है, चाहे सतेंद्र अंतिल है, चाहे जो भी हैं, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आप जब भी मैं कोई सेक्शन रेफर करूंगा तो आप वीडियो पर, वो चैनल पर जाएंगे और वो पर्टिकुलर सेक्शन की वीडियो को जरूर देखेंगे। आप लोगों का माइंड इतना वास्ट हो जाएगा क्रिमिनल लॉ के मामले में कि आप दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहता हूं कि यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है लॉ में, ना ही कोई लॉ में परफेक्ट कभी भी हो सकता है। नॉट ओनली लॉ में, किसी भी चीज में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। बस एक व्यक्ति, एक लॉयर, एक एडवोकेट, एक जज दूसरे से ज्यादा जानता है, अधिक जानता है। जिसको थोड़ा ज्यादा आता है दूसरे से, वो आगे है और उसका नाम होता है दोस्तों। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जो लोग जुड़े रहे हैं आप उनका एक्सपीरियंस प्लीज इस वीडियो पर वो कमेंट करके बताइए। जो लोग मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, जब से मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्या फीलिंग आती है कि क्या दूसरे लोगों से आप अपने आप को डिफरेंट मानने लगे हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस आया है, नहीं आया है? नॉट ओनली भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने में आया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरे कानून पढ़ने में भी आपको यहाँ से हेल्प मिल रही होगी। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वर्ड्स को पढ़ना है, कानून को पढ़ना है, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करनी है। तो अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, जो आज नए हैं या जो अब तक सीरियस नहीं थे, एटलीस्ट अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि यहां से आगे की जो वीडियो आने वाली हैं ये पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इवन साथ के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी कहीं ना कहीं रिवीजन कराएंगे। देखिए मैं और आगे बढ़ूं तो पहले आपको एक ब्रीफ बताना चाहूंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तरीके से काम करता है। मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 4 पार्ट में बांटने की कोशिश की।
पहला पार्ट वो जो ये बताता है कि कौन से फैक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सारे मामले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में ही इन मामलों का निपटारा होगा। तो कोर्ट में जाएगा क्या? कोर्ट में जाएंगे फैक्ट। अब पहला पार्ट ये बताएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि कौन से फैक्ट हैं जो कोर्ट में जाएंगे। तो वो है सेक्शन 3 से लगाइए एंड सेक्शन 50 तक ले जाइए। इवन इसको आप अगर और प्रिसाइजली बोलें तो सेक्शन 4 से शुरू करिए, सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक ये पूरा एक पार्ट है जो ये बताएगा कि यही वाले फैक्ट हैं जो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई फैक्ट इनमें कवर नहीं होता है तो उस फैक्ट को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस फैक्ट के लिए कोर्ट के दरवाजे क्लोज हैं। तो पहला जो पार्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वो कहता है कि ये वाले फैक्ट कोर्ट में जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो डिसाइड हो गया कि ये फैक्ट जाएंगे, लेकिन किस तरीके से जाएंगे? अगर मैं थोड़ा सा लाइट मोड में अगर मैं कहूं तो क्या बस में बैठ के जाएंगे, कार में बैठ के जाएंगे, रिक्शे में बैठकर जाएंगे या पैदल चलकर जाएंगे? किस तरीके से जाएंगे? तो ये दूसरा पार्ट बताएगा कि ये किस तरीके से जाएंगे। किस तरीके का मतलब है कि दूसरे पार्ट में दो बातें होती हैं सिर्फ। एक तो फैक्ट को ले जाने का ओरल तरीका है कि व्यक्ति स्वयं कोर्ट के सामने खड़ा हो जाए जाकर और वहां बताए कि उसने अपनी ज्ञान इंद्रियों से सेंसेस से क्या परसीव किया, क्या महसूस किया। कोर्ट डायरेक्ट सुनना चाहता है। देखिए, कोर्ट जब घटना घटी थी तब कोर्ट मौके पर नहीं था, ना ही डिफेंस काउंसिल थे और ना ही प्रोसिक्यूटर थे। ये तीन लोग ऐसे हैं जिन तीन लोगों को मिलकर डिसाइड करना होता है किसी केस को, लेकिन तीनों में से कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्हीं को डिसाइड। तो किस तरीके से डिसाइड करें? फिर किसको सुने, किससे पूछें? तो सिंपल साधारण सा मीनिंग है कि जिन लोगों ने उस घटना को देखा है, जिन लोगों ने उस घटना से कनेक्टेड बातों को महसूस किया है, उन लोगों को कोर्ट स्वयं सुने, प्रोसिक्यूटर स्वयं सुने, डिफेंस काउंसिल स्वयं सुने। देन उनको जो राइट्स दिए गए हैं, जो पावर्स दी गई हैं, उनका यूज करके और ये जानने की कोशिश करें कि ये जो व्यक्ति कोर्ट के सामने आया है, क्या ये सचमुच में इस घटना के बारे में कुछ जानता है? सचमुच में इस घटना से ये व्यक्ति कनेक्टेड है? ये जानने की कोशिश करते हैं ये तीनों लोग। तो उस बात को जानने के लिए तो मैं बता रहा था दूसरे पार्ट में दो तरीके से कोर्ट जानती है कि एक तो वो व्यक्ति स्वयं मुंह से बोले आकर, जो व्यक्ति इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। दूसरा कि कोई डॉक्यूमेंट आ जाए। तो दो तरीके से कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स जाते हैं, या तो मौखिक रूप से जाएंगे या दस्तावेज के रूप में जाएंगे। ये कौन बताएगा? ये सेकंड पार्ट बताएगा। लेकिन ये मौखिक बात हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, बट इनमें जो फैक्ट बोले जा रहे हैं वो हैं कौन से? तो फर्स्ट पार्ट में थे, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक थे। इट मींस रेलेवेंट फैक्ट्स या फिर फैक्ट इन इशू। केवल यही फैक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और मौखिक तरीके से जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट के तरीके से जा सकते हैं। इसी पार्ट में फिर इन दोनों बातों को और फर्दर एलोबरेट किया है कि मौखिक तो है, व्यक्ति बोल तो रहा है आकर, लेकिन वो मौखिक व्यक्ति कौन सा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जब भी ओरल एविडेंस आएगी तो वो डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट का मतलब है कि कोई भी फैक्ट, पहले मैं फैक्ट की डेफिनेशन आपको बता दूं साधारण शब्दों में, डिटेल वीडियो आपको जाकर देखनी है। फैक्ट का मतलब हर वो बात, एवरीथिंग, और इस बात की स्टेट, अवस्था, इस बात का रिलेशन, एक बात का दूसरी बात के साथ रिलेशन, अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया है, किसी भी वस्तु को महसूस किया, किसी वस्तु की अवस्था को, उनके रिलेशन को महसूस किया, परसीव्ड बाय सेंसेस, वो सब फैक्ट कहलाता है। यानी
कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी आपको स्मेल हो रहा है, कुछ भी आप टच कर सकते हैं, कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं, कुछ भी आप सूंघ सकते हैं, वो सब फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट। ये सब कोर्ट में जा सकता है, बट वो सभी फैक्ट कि कनेक्टेड तो हो फैक्ट एंड इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से। रिलेवेंट फैक्ट क्या होंगे? वो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक लिखे। फैक्ट एंड इशू क्या होंगे? साधारण शब्दों में सब लोग ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं कहता ऐसा, बट आपको 2 लाइन में बताना है तो फिर यही बोलना पड़ेगा मुझे भी। सब लोग ऐसा कहते हैं कि जिस फैक्ट के ऊपर विवाद हो, डिस्प्यूट हो कोर्ट में, एक पार्टी असर्ट करे किसी फैक्ट को, दूसरी पार्टी डिनाई करे, तो ऐसे फैक्ट को कहा जाता है वो फैक्ट इन इशू है। लेकिन मैं अपनी बातों में, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं साधारण भाषा में इसी बात को, तो मैं ऐसा कहता हूं कि जो ऑफेंसेस, जो सेक्शंस किसी केस में इन्वोक की गई हैं, उस हर सेक्शन के हर इंग्रेडिएंट को आप लिख लीजिए। एटलीस्ट कम से कम इतने फैक्ट एंड इशू तो उस केस में है ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, इन इंग्रेडिएंट्स में से अगर किसी फैक्ट को किसी पार्टी ने राइटिंग में एडमिट कर लिया कोर्ट के सामने, अब वो फैक्ट एंड इशू की कैटेगरी में नहीं होगा, क्योंकि वो तो एडमिटेड फैक्ट है और वो प्रूव्ड मान लिया जाए। और हाँ, कोर्ट चाहे तो ऐसे एडमिटेड फैक्ट के लिए भी एविडेंस मांग सकती है। कोर्ट को लगे कि नहीं गलत एडमिट कर रहा है, ठीक एडमिट नहीं कर रहा है, तो एविडेंस मांग सकती है। तो कुल मिलाकर फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड फैक्ट जो होंगे वही कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वही रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। तो ओरल एविडेंस के थ्रू जाएंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जाएंगे, तो ओरल एविडेंस कैसी होनी चाहिए? सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी। वो डायरेक्ट होनी चाहिए। और डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर फैक्ट ऐसा है, ध्यान से सुन लेना, यहाँ के जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं और आपको ऐसे ही लिखना है। अगर फैक्ट ऐसा है कि उसको देखा जा सकता है, तो डायरेक्ट का मतलब वो व्यक्ति कोर्ट के सामने जाना चाहिए जिसने अपनी आंखों से देखा है। अगर फैक्ट ऐसा है कि उसको सुना जा सकता है, तो वही व्यक्ति कोर्ट के सामने जाना चाहिए जिसने उस फैक्ट को सुना है। क्या फैक्ट सुना जा सकता है? अगर बम विस्फोट हुआ है तो विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती है। ये फैक्ट ऐसा है। बम विस्फोट हुआ था तो उसकी आवाज सुनी जा सकती है, ये फैक्ट ऐसा है। तो जिस व्यक्ति ने बम विस्फोट की आवाज अपने कानों से सुनी है वही व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहिए। इसको कहेंगे ये डायरेक्ट ओरल एविडेंस। अगर कोई फैक्ट ऐसा है कि उसको किसी दूसरी इंद्री से महसूस किया जा सकता है, तो फिर वही व्यक्ति कोर्ट के सामने जाना चाहिए जिसने अपनी इंद्री से महसूस किया है। ये डायरेक्ट ओरल एविडेंस है। अब क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में कानून कहता है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वो पार्ट नहीं है जो पार्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए। ये मैंने अपनी तरफ से पार्ट बनाए आप लोगों को समझाने के लिए कि पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपके माइंड में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में कानून कहता है कि दो ही तरीके हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, कि या तो प्राइमरी एविडेंस जानी चाहिए कोर्ट में या सेकेंडरी जानी चाहिए। जबकि कानून दोनों में से ये कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से चुनना हो कि कौन सी जाएगी, तो कानून कहता है कि प्राइमरी ही जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, कानून ने एक छोटी सी विंडो दे दी कि उन्होंने कहा है कि अगर प्राइमरी एविडेंस, जनरली प्राइमरी एविडेंस का मतलब जनरली लगा रहा हूं मैं, सामान्यतः लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही मीनिंग है। सामान्यतः का मतलब होता है कि 95% ऐसा ही है। जनरली प्राइमरी एविडेंस का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब जो 5% बच गया है वो वीडियो में देख लो आप। कानून ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस दैट इज जनरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, एक विंडो दे दी है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर इन कैटेगरीज में फॉल करता है, सेक्शन 60 में कुछ कैटेगरी दी गई है और उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन कैटेगरी में फॉल करता है, देन ही सेकेंडरी एविडेंस दे देगा। और उन्होंने बताया है स्पेशली कि किसको आप प्राइमरी एविडेंस कहेंगे और किसको सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। बहुत डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, आपको जरूर देखना है। इट मींस दूसरा पार्ट कंप्लीट हो।
पहला पार्ट कौन से फैक्ट कोर्ट में जाएंगे, दूसरा पार्ट के किस तरीके से जाएंगे। तो तरीके में आप 4 बात समझ गए। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तय हो गया कि ये फैक्ट है एक्स, ये कोर्ट में जाएगा। ये तय हो गया कि ये डायरेक्ट ओरल एविडेंस से जाएगा या फिर ये डॉक्यूमेंट्री है तो सेकेंडरी से चला जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट है, सपोज ये तय हो गया। लेकिन अभी तक मैं आपको पैसिव फॉर्म में बोल रहा हूं कि जाएगा उस कोर्ट में, तो इस ले जाने के एक्शन को कौन करेगा, ये कौन बताएगा। देखिए, दो पार्टी हैं, एक एक्यूज है, एक प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है, अगर ये तय नहीं किया गया कानून में कि कौन लेकर जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि मैं तो नहीं लेकर आता हूं इस फैक्ट को कोर्ट में, ये तो एक्यूज लेकर आए। एक्यूज कह सकता है मैं क्यों लेकर आऊं, इस फैक्ट को प्रोसिक्यूशन लेकर आए। तो ये डिस्प्यूट खत्म करने के लिए तीसरा पार्ट आता है, जिसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। इस सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रूफ देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रूफ कहेंगे किसको, प्रूव किसको कहेंगे, एविडेंस किसको कहेंगे, डिटेल में वीडियो है, देखनी पड़ेगी आपको। तो तीसरा पार्ट बताता है कि इस पार्टी के ऊपर बर्डन होगा इस फैक्ट को इस तरीके से कोर्ट में ले जाना। तो कोर्ट में ले जाने के लिए किस पार्टी के ऊपर बर्डन होगा, इट मींस कि वो विटनेस जो सेकंड पार्ट में है, वो डॉक्यूमेंट जो सेकंड पार्ट में है, प्राइमरी या सेकेंडरी, इसको कोर्ट में ले जाने की ड्यूटी कौन सी पार्टी की होगी, ये बताता है तीसरा पार्ट। फाइनली तीसरे पार्ट का अगर एंड होता है तो अब कोर्ट के सामने कौन पहुंचा है, कोर्ट के सामने पहुंचा है विटनेस। अब क्वेश्चन आता है कि जो व्यक्ति कोर्ट के सामने गया है, जिसको जिस पार्टी की ड्यूटी लगाई थी वही पार्टी लेकर गई है, और वो ये कहती है कि ये मेरा विटनेस है, गवाह है, साक्षी। तो कैसे पता चलेगा कि ये गवाह है, कोर्ट कैसे माने उसको कि ये गवाह है। तो इस बात को जानने के लिए आपको दो बातें जाननी। पहले तो चलो मीनिंग जानना पड़ेगा, जो मैंने बताने की कोशिश करी अभी, और भी बताने की कोशिश करूंगा कि मीनिंग उसका क्या होता है गवाह। बट जब भी गवाह की बात आएगी तो दो तरीके से चेक करना है कि ये व्यक्ति गवाह है या नहीं। एक चेक करना है जनरल तरीके से, सभी व्यक्तियों में से चेक करना है कि क्या ये व्यक्ति ऐसा है जो गवाह हो सकता है। अगर ये डिसाइड हो गया कि हाँ ये व्यक्ति गवाह हो सकता है, तो फिर चेक करना है क्या ये व्यक्ति इस फैक्ट को बताने के लिए गवाह है जिस फैक्ट को बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ये दोनों बातें सुन ली और इनको एक्सपेंड कर लिया तो आप बहुत सारे केसेस जीत जाएंगे। क्या चेक करना है आपको एज ए डिफेंस काउंसिल, आपको ना जज साहब की कुर्सी पर बैठकर सोचना है। अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं, प्रोसिक्यूशन है, जो भी है, आप स्वयं जज हैं, तब भी आपको ऐसे सोचना है कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, क्या ये उस पर्सन की कैटेगरी में आता है जो पर्सन एक विटनेस हो सकता है। अगर इसी का जवाब नेगेटिव आया तो फिर दूसरे पार्ट पर जाना ही नहीं। अगर इस क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव आ गया कि हाँ ये व्यक्ति एक विटनेस हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, सक्षम गवाह साक्षी हो सकता है, तब दूसरा क्वेश्चन चेक करना है, दूसरे को छोड़ नहीं देना। मोस्टली लोग गलती यही करते हैं कि दूसरे पॉइंट को ऑटोमेटिक होने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, दूसरा पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या है दूसरा पॉइंट, कि ये गवाह तो है, लेकिन क्या ये जिस फैक्ट के बारे में बता रहा है, इस फैक्ट को बताने का ही गवाह है ये, वो कैसे पता चलेगा। वो तब पता चलेगा जब आप उसकी बात को पहले सुन लोगे, जब उसने कोई सेंटेंस बोल दिया। हालांकि ये जिम्मेदारी पहले प्रोसिक्यूशन की होती है, या जो पार्टी विटनेस को लेकर आ रही है उसकी ड्यूटी होती है, वो बताती है कोर्ट को कि मैं इस विटनेस को बुलाना चाहता हूं और ये विटनेस इस फैक्ट को प्रूव करेगा। तो आपको वहीं पर चेक करना है, क्या ये विटनेस इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कंपिटेंट है।
अगर दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब आया कि हाँ ये विटनेस कॉम्पिटेंट है, देन ही उस विटनेस को विटनेस बॉक्स में जाने दिया जाएगा। अब विटनेस बॉक्स में गया तो अगला काम होता है उसको ओथ दिलाई जाएगी। ओथ दिलाने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति को अब बाउंड किया जा रहा है कि आप जो भी बोलेंगे यहां पर आकर वो केवल सत्य बोलेंगे, और अगर सत्य नहीं निकला तो, अगर वो झूठ निकला तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और अगर ओथ नहीं दिलाई गई, कितने सारे विटनेसेस को ऐसे सुनते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा, सुबह से शाम तक कितने एडवोकेट्स कोर्ट में बोलते रहते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि इन एडवोकेट साहब ने झूठ बोला है, लेकिन उनसे उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जो वकील साहब बोल रहे हैं ना कोर्ट में, एडवोकेट साहब, वो ओथ पर नहीं बोल रहे हैं, उनको शपथ नहीं दिलाई गई। अब शपथ नहीं दिलाई गई तो उन्होंने जो अगर झूठ बोल भी दिया कोर्ट में, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो सकती जो शपथ दिलाने के बाद झूठ बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी। तो कुल मिलाकर अब उस व्यक्ति को शपथ दिलाई गई, बाउंड किया गया उसको सच बोलने के लिए, और अब ये माना जाएगा कि वो सच बोलेगा। देन उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा। अब जब वो बोलना शुरू करेगा तो आपको चेक करना है कि क्या ये रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, और कैसे पता चलेगा कि रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा। वो तब पता चलेगा जब आपको सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक पता होंगी सारी, क्योंकि वहीं पर सारे रेलेवेंट फैक्ट लिखे। अगर वो आपको पता नहीं है तो आप विटनेस को जान ही नहीं पाएंगे कि ये रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है या फैक्टिव इशू के बारे में बात कर रहा है या इनसे बाहर की बात कर रहा है। अगर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है तभी वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। अगर इररिलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है तो वो अगेन विटनेस नहीं है उस फैक्ट के लिए। जनरल विटनेस तो हो गया, बट उस पर्टिकुलर फैक्ट के लिए विटनेस नहीं। तो ये बातें आप कहां सीखेंगे कि किस तरीके से विटनेस को कौन सी पार्टी बुलाएगी, कौन सी पार्टी क्या क्वेश्चन पूछेगी, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है, क्या उसको आंसर देने के लिए कंपेल किया जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, कब लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। एग्जामिनेशन जब उस विटनेस का होगा तो किस ऑर्डर में होगा, पहले कौन करेगा, फिर कौन करेगा, फिर कौन करेगा, और किस विटनेस को क्या बोलने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, या कभी विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता आंसर देने के लिए। अगर कंपेल कर भी दिया जाता है तो क्या उसके खिलाफ कोई और कार्यवाही नहीं हो सकती। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने लास्ट पार्ट रखा कि वो जो तीसरे पार्ट में बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसका ऊपर होगा, तो जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था वो विटनेस को लेकर आया या वो डॉक्यूमेंट को लेकर आया, तो डॉक्यूमेंट के लिए भी कोई ना कोई तो विटनेस होता ही है। वो विटनेस का किस तरीके, पहले तो कौन विटनेस होगा, किस तरीके से पहचान करेंगे विटनेस होगा, किस फैक्ट के लिए विटनेस होगा, उस विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस तरीके से उसका चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, कौन सी पार्टी चीफ एग्जामिनेशन करेगी, कौन सी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, कोर्ट विटनेस है तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का तरीका क्या होगा, उससे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, कोर्ट्स की क्या पावर होंगी क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है उससे, तो क्या कोर्ट इररिलेवेंट बात पूछ सकती है, क्या केवल रेलेवेंट बात पूछेगी। ये बहुत सारी बातें लास्ट पार्ट में रखी हैं। तो 4 पार्ट में मैंने ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिवाइड करने की कोशिश करी। पहला पार्ट कौन से फैक्ट कोर्ट में जाएंगे, दूसरा पार्ट किस तरीके से जाएंगे, तीसरा पार्ट कौन सी पार्टी लेकर जाएगी, और चौथा पार्ट कि वो विटनेस उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, इस मैनर में होगा। तो 3 पार्ट हम पहले ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बारी है चौथे पार्ट की, और आप इतनी सी वीडियो से समझ गए होंगे
कि ये जो चौथा पार्ट है कहीं ना कहीं पीछे की सारी सेक्शन से कनेक्टेड है। तो पहली बात आती है कि विटनेस का हम मीनिंग जान लें। अगर आप आंसर में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिख लिए कि विटनेस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या फिर भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि शिवराज वर्सेस स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और विटनेस के बारे में बहुत सारी डिटेल बातें बताता है। आप इसको पढ़ेंगे तो मीनिंग मैं बताऊंगा कि क्या उन लोगों ने बताया है मीनिंग, बट मैं आपको अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूं कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से की जाएगी, कि आप विटनेस का मीनिंग कहां से निकालें। सबसे पहली बात, आप वो हर सेक्शन ढूंढने की कोशिश करिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जहां हेडिंग में विटनेस वर्ड का प्रयोग हुआ है, लेकिन अंदर जब आपने बॉडी पढ़ी, उसकी प्रोविजन पढ़ा, तो अंदर विटनेस वर्ड यूज नहीं हुआ। तो फिर ये पहचानने की कोशिश करिए कि इस विटनेस वर्ड को लिखने के लिए जो हेडिंग में लिखा है उन्होंने बॉडी में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए। इट मींस इस विटनेस को रिप्लेस करने के लिए कुछ यहां पर वर्ड्स यूज किए हैं, वही डेफिनेशन इस विटनेस की होगी। आप देखिए सेक्शन 160 सीआरपीसी या फिर 161 सीआरपीसी, इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस 180, इसकी ये 180 बीएनएसएस और इसकी 179 बीएनएसएस अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि विटनेस किसको कह सकते हैं आप। बट एक बात ध्यान देना कि यहां से जो आपको आइडिया मिल रहा है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो क्या दोनों जगह विटनेस का मीनिंग अलग होगा? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि दोनों जगह अलग होगा या सेम होगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों से कि आपको हेल्प मिलेगी एक जगह की सेंटेंसेस को ध्यान रखते हुए, दूसरी जगह जब आप विटनेस का मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन एक्वेंटेड है, acquainted what with what acquainted with the facts and circumstances of the case, उस पर्सन को आप विटनेस कह सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत है, उसको उस केस के तथ्य और परिस्थितियों के बारे में कुछ भी पता है, तो उस व्यक्ति को आप विटनेस कह सकते हैं। ये है बिल्कुल एकदम जनरल सा, एक साधारण सा मीनिंग विटनेस का। लेकिन और आगे अगर हम देखना चाहें तो आप देखिए सेक्शन 2 और उसकी सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पर एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। एफ मींस फैक्ट की डेफिनेशन, ई में एविडेंस की डेफिनेशन, इसके ऊपर डी है तो डी वाले में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है एविडेंस की डेफिनेशन में, लेकिन डेफिनेशन एविडेंस की दी गई है, बट हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं विटनेस की डेफिनेशन, तो आपका कंसंट्रेशन उस साइड में होना चाहिए। एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स दो पार्ट, all statements, all evidence means all statements including statements given electronically which the court permits, all statements which the court permits or requires to be made before it, to be made before it, it का मतलब यहां पे ये कोर्ट है। कोर्ट ने देखिए और से दो वर्ड जोड़े गए, एक परमिट्स एक रिक्वायर्स। इसका मतलब कोर्ट परमिट करती है कि उसके सामने बाय विटनेस एक स्टेटमेंट दिया जाए। देखिए विटनेस वर्ड आ गया, तो कोर्ट के सामने विटनेस कर क्या रहा है जी? आकर एक अपना स्टेटमेंट दे रहा है, कोर्ट ने परमिट कर दिया है, या फिर कोर्ट रिक्वायर करती है, कोर्ट अपेक्षा करती है कि वो विटनेस कोर्ट के सामने आए और अपना स्टेटमेंट दे दे।
अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति जो कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट की रिक्वायरमेंट से कोर्ट के सामने आया और अपना स्टेटमेंट दे रहा है या देगा, वो व्यक्ति विटनेस कहलाएगा। किसकी ये किसकी डेफिनेशन कहां से निकल कर आ रहा है? भारतीय साक्ष्य। और जब आपने सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखा तो वो पर्सन जिसे किसी भी केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जानकारी है। तो यहां पर भी उसको ध्यान में रखते हुए आप कहें तो यहां पर कौन सा व्यक्ति आएगा कोर्ट के सामने? कोई भी आ जाएगा क्या? नहीं, वो व्यक्ति जिसे केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जानकारी है और कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया है कि वो आए मेरे सामने और अपना स्टेटमेंट दे। स्टेटमेंट का मतलब कथन, बोले कोर्ट में आकर। तो एविडेंस वही होगी जो व्यक्ति ने कोर्ट के सामने आकर दी है, भारतीय साक्ष्य दी। जो कोर्ट के बाहर उसने अपना कोई कथन किया है, जैसे सीआरपीसी में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस को दिया, क्या वो एविडेंस की कैटेगरी में आएगी? इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। एविडेंस की कैटेगरी में केवल वही स्टेटमेंट होंगे जो कोर्ट ने परमिट किए या कोर्ट की रिक्वायरमेंट से कोर्ट के सामने दिए गए, टू बी मेड बिफोर इट, कोर्ट के सामने दिए जाते बाय द विटनेस, और कोर्ट के सामने जो आएगा वही विटनेस कहलाएगा। इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट्स, ध्यान देना यहां पर वर्ड्स यूज हुए हैं, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट। यहां पर कोई रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू वर्ड यूज नहीं हुआ। जो यहां पर स्टेटमेंट देगा विटनेस आकर, वो किसके बारे में देगा? ऐसे विषय के संबंध में देगा, विषय कैसा हो? फैक्ट का विषय हो, तथ्य का विषय हो, उसके अंदर कुछ तथ्य हो। तथ्य की डेफिनेशन अभी मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन तथ्य और फैक्ट भी कैसे? अंडर इंक्वायरी। ऐसे फैक्ट जो इंक्वायरी में हो, जिनके ऊपर कोर्ट इंक्वायरी कर रही है। देखिए यहां एक और बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जैसे ही कोर्ट के सामने एक चार्जशीट आती है तो इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही चार्ज लगता है इंक्वायरी क्लोज हो जाती है, फिर ट्रायल शुरू हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को कहता सुना, और माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट बहुत सारी है यही कहती है, और बात भी ठीक ही होगी, यही बात होगी। लेकिन जब मैंने लॉ को पढ़ा है, बहुत सारी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है, तो मैंने अपनी वीडियो में भी एक बात कही है दोस्तों, वीडियो बनाई मैंने इंक्वायरी के ऊपर। तो मेरा अपना, देखिए मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं ये थोड़ी बड़ी बात हो सकती है, बट क्योंकि देखिए मैं लॉ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और लॉ का मीनिंग होता है दोस्तों कि अपने माइंड को ब्लॉक करके नहीं रखना है, अपने माइंड को आपने ओपन रखना है, और अपना जो भी आप बोलें उसके पीछे का लॉजिक आप बता दीजिए। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपकी बात एक ना एक दिन सही मानी जा सकती है। आज हो सकता है कि कोई जजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अवेलेबल नहीं है, हाई कोर्ट की जजमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपना लॉजिक देते हैं माने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, तो हो सकता है आपकी बात से संतुष्ट हो जाए और आपके फेवर में जजमेंट दे दें। तो मैं अपने माइंड को सिर्फ एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ठीक लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो मुझे वापस कर देना। रिजिड नहीं होना है। मेरा ये मानना है कि इंक्वायरी कभी भी नहीं रुकती है। जिस दिन से एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट साहब के पास गई, क्योंकि जब कोई एक एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसकी एक कॉपी इलाका मजिस्ट्रेट, ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास जाती है। मेरा यह मानना है कि उसी दिन से किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी स्टेज पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है, और जब तक चलती है जब तक जजमेंट नहीं हो जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ट्रायल चल रहा है
उस बीच में भी इंक्वायरी हो सकती है। मैंने ऐसा उस वीडियो में प्रूव करने की कोशिश करी है, बहुत सारे लॉजिक दिए। आप देखेंगे सीआरपीसी की वीडियो में जाएंगे तो इंक्वायरी की डेफिनेशन है, चाहे आप यूट्यूब के सर्च बार में लिख दीजिए इंक्वायरी, सीआरपीसी, 2G, सीआरपीसी और साथ में लीगल नेम, वो वीडियो निकल कर आ जाएगी। बहुत पुरानी वीडियो है और आवाज थोड़ा ऐसी हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लेना, लेकिन आपको माइंड ओपन कर देगी। पढ़ते पढ़ते यही बात मुझे वहां पे कनेक्ट कर गई, क्योंकि ये बात मैंने वहां नहीं बताई है, मैंने आज पढ़ा तो कनेक्ट कर गई, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है, हम्बल व्यू है मेरा ये मानना है कि इंक्वायरी जजमेंट तक चलती है। जिस दिन से एफआईआर की कॉपी कोर्ट में आती है तब से लेकर जजमेंट तक इंक्वायरी कभी भी किसी भी स्टेज पर चल सकती है, चाहे वो ट्रायल के बीच में ही क्यों ना हो। कई सारे एग्जांपल मैंने वहां पर दिए, अब इसको ध्यान दीजिए। यहां पर विटनेस कोर्ट के सामने आया और एक स्टेटमेंट दिया, तो आप देखिए विटनेसेस अगर कंप्लेंट केस है तो इंक्वायरी के टाइम पर भी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, और अगर पुलिस केस है तो स्टेटमेंट केवल और केवल ट्रायल में ही रिकॉर्ड। तो मैं ये मान सकता हूं कि सपोज पुलिस केस है तो विटनेस कोर्ट के सामने आया और अपना स्टेटमेंट दिया, इट मींस ट्रायल चल रहा है, क्लियर है, ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस ट्रायल में जो अपना स्टेटमेंट विटनेस ने दिया, ये किस संबंध में दिया है, देखिए किस संबंध में दिया है, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, ऐसे तथ्यों के संबंध में दिया है, ऐसे तथ्यों के विषय के संबंध में दिया है जो तथ्य अंडर इंक्वायरी हैं। इसका मतलब ये सेक्शन भी ये कहती है कि जिस समय विटनेस गवाही दे रहा है, दैट इज ट्रायल, उस समय कोई फैक्ट अंडर इंक्वायरी है, और अंडर इंक्वायरी है इसका मतलब इंक्वायरी अभी भी चल रही थी, खत्म नहीं हुई थी। यही बात मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि ट्रायल के दौरान भी कई सारी स्टेजेस पर इंक्वायरी कोर्ट करती रहती है। तो मेरा ये हम्बल व्यू है कि इंक्वायरी कभी भी रुकती नहीं है, डे 1 से शुरू होती है और जजमेंट के दिन तक किसी भी स्टेज पर हो सकती है। हाँ, ट्रायल की स्टेज अलग है, कॉग्निजेंस की स्टेज अलग है, डिफेंस एविडेंस जो भी है वो सारी चीजें कुछ अलग स्टेज हो सकती है। तो कुल मिलाकर मैं लौट कर आता हूं कि एक विटनेस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने आकर, कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट की रिक्वायरमेंट से, वो किसके रिलेशन में था, एक फैक्ट के रिलेशन में था, जो फैक्ट अंडर इंक्वायरी था, जांच में था, जिस फैक्ट की जांच कर रही थी कोर्ट। एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। और ऐसी ही स्टेटमेंट जो एक गवाह ने कोर्ट के सामने आकर कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट की रिक्वायरमेंट से दी, ऐसे स्टेटमेंट को ही ओरल एविडेंस। इट मींस जब गवाह कोर्ट के सामने आ जाएगा, जब कोर्ट को अपना स्टेटमेंट दे देगा, कोर्ट उसको रिकॉर्ड कर लेगा, वो कहलाएगा ओरल एविडेंस। जो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया वो तो कागज पे आ गया, देखिए, तो उसको आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मत कहना। वो तो एक प्रोसेस है कि जो इस विटनेस ने बोला उसको नेक्स्ट पर्सन कैसे सुनेगा, जब कोई नेक्स्ट जज आएंगे ट्रांसफर होंगे, या कल को अपील जाएगी तो वो कैसे सुनेंगे। तो एक मोड है ये कि इस ओरल एविडेंस को आगे तक ले जाना है, लिखने के बावजूद भी, क्योंकि डायरेक्ट वहीं तक देखना यह है कि कोर्ट को अगर कोई डायरेक्ट बोल रहा है तो वो ओरल एविडेंस है, अब कोर्ट किस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो डिफरेंट। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि विटनेस कौन होगा। यहां से एक मीनिंग निकल कर आता है कि वो हर व्यक्ति जो ऐसे फैक्ट के बारे में कोर्ट के सामने आकर अपनी गवाही देता है, अपना कथन करता है, जो फैक्ट कोर्ट के सामने इंक्वायरी में है, जांच का विषय है, ऐसा व्यक्ति को गवाह कह सकते। अब एक सेक्शन आती है 124 BS, यहां पर हेडिंग है इस सेक्शन का, हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई, हु मे टेस्टिफाई का मतलब है दोस्तों
कि गवाही कौन दे सकता है। गवाही कौन दे सकता है, वहां ये नहीं कहा कि विटनेस कौन होगा, उन्होंने कहा कि गवाही कौन दे सकता है, साक्ष्य कौन दे सकता है, ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है, ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है, ये विटनेस। तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन सा होगा जो इस एविडेंस को, इस ओरल एविडेंस को दे सकता है। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है, और अगर आपने उस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी तो केस का डिसीजन गलत हो सकता है। इसलिए जज की भी ड्यूटी है, काउंसिल की भी ड्यूटी है कि वो इस विटनेस को पहचानने में गलती ना कर दे। तो मैं ब्रीफ बता देता हूं आपको कि सेक्शन 124 ही पढ़ेंगे हम लोग अब। चैप्टर 9 की पहली सेक्शन है और उसके दो पार्ट। एक पार्ट में है कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट बताता है इनकम्पिटेंट विटनेस। दो पार्ट में ध्यान रखना है आपको इस सेक्शन को। पहला पार्ट क्या बताता है, कंपिटेंट विटनेस, और दूसरा पार्ट बताता है इनकम्पिटेंट विटनेस। और जब कंपिटेंट विटनेस की बात आती है तो उन्होंने कह दिया ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट विटनेस, ऑल पर्सन्स को टेस्टिफाई किया जा सकता है। एक एक वर्ड पर अगर आप ध्यान देंगे तो आगे उठने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आप यूं चुटकी में दे दें। भाई जहां वर्ड यूज हुआ है ऑल पर्सन, इसका मतलब क्या कोई जानवर विटनेस हो सकता है? क्या कोई कुत्ता जो स्नीफर डॉग है वो विटनेस हो सकता है? क्या कोई तोता जो बहुत अच्छे से बोल सकता है, उसको सिखाया जाए, क्या वो विटनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले दो लेटर पढ़ लीजिए आप सेक्शन 124 के, लिखा है ऑल पर्सन्स। इट मींस विटनेस बनाने के लिए पहले पर्सन होना जरूरी है। तो जो पर्सन नहीं है उन लोगों को तो आप निकाल दीजिए, वो तो विटनेस की कैटेगरी में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो टेस्टिफाई नहीं कर सकते, और टेस्टिफाई नहीं कर सकते मींस अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो सारे पर्सन्स को पहले पार्ट में कंपिटेंट बता दिया। अब इनकम्पिटेंसी में क्या है, इनकम्पिटेंसी में ध्यान रखना, वहां पर लिखा है कि जब तक कंपिटेंट है विटनेस, जब तक कोर्ट ये कंसीडर ना करे, कोर्ट ऐसा ना सोचे कि ये व्यक्ति को प्रिवेंट किया जा रहा है, इस व्यक्ति को प्रिवेंट किया जा रहा है मतलब रोका जा रहा है, किस बात से, दो बातों से, और दोनों को और से जोड़ा गया है। इट मींस या तो इस बात से, पहली ही बात से रोक दिया तो दूसरी पर नहीं जाएंगे, और अगर पहली बात में पास हो गया देन दूसरी बात चेक करेंगे कि कहीं दूसरी बात पर भी तो नहीं रोका जा रहा है। अगर वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको रोका जा रहा है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, ऐसे पर्सन हैं वो जिनको अगर क्वेश्चन रखा जाए, उनको कोई क्वेश्चन बोला जाए तो उस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे। कोई चीज ऐसी है, देखिए समझ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो उसको क्वेश्चन समझने से रोक रही है। मैं ये कहूं कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा होगा ये बोलना कि वो व्यक्ति ऐसा है कि कोई बात उसको क्वेश्चन को समझने से रोक रही है। वो बातें हैं पांच। कितनी बातें हैं वो? पांच। इन पांच बातों में से कोई भी एक बात अगर किसी व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से रोकती है तो वो फिर पर्सन इनकम्पिटेंट विटनेस होगा, सेकंड पार्ट में आ जाए। मान लो कि इन पांच बातों में से किसी बात ने भी उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से नहीं रोका। अब क्वेश्चन आता है कि जब उसने क्वेश्चन समझ लिया तो अब इसका जो आंसर दे रहा है वो व्यक्ति, क्या वो आंसर रेशनल है, तार्किक आंसर है? जरूरी नहीं है कि सत्य हो, लेकिन तार्किक होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ बताऊं,
दूसरा पार्ट क्या है कि अगर क्वेश्चन को ठीक से समझ रहा है, वो कोई भी प्रिवेंट नहीं कर रही है ये 5 बातें क्वेश्चन को समझने में। देखिए बहुत बड़ा अंतर आएगा। मैं अगर ये कहूं कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है, एक बात तो ये बोलूं। दूसरी बात मैं ये बोलूं कि ये 5 बातें उस व्यक्ति को क्वेश्चन को समझने नहीं दे रही हैं। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। तो लॉ यही लिखा है कि ये 5 बातें इस व्यक्ति को क्वेश्चन नहीं समझने दे रही हैं, तो वो व्यक्ति विटनेस नहीं हो सकता, उस व्यक्ति को टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर मान लो ये 5 बातें इस व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से नहीं रोक रही है, देन दूसरी पार्ट चेक करना है, क्या यही 5 बातें इसी व्यक्ति को रैशनल आंसर देने से रोक रही है? अगर जवाब आता है हां, यही 5 बातें इस व्यक्ति को रैशनल आंसर देने से रोक रही हैं, तो अगेन वो पर्सन टेस्टिफाई नहीं कर सकता और वो विटनेस नहीं हो सकता। और अगर आंसर आता है कि नहीं रोक रही हैं, ये 5 बातें आंसर देने से नहीं रोक रही हैं, रैशनल आंसर देने से नहीं रोक रही है ये 5 बातें, देन वो पर्सन वो पहली कैटेगरी में आ जाएगा कि हाँ, अब वो व्यक्ति कंपिटेंट विटनेस है, उसको टेस्टिफाई किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये 5 बातें कौन-कौन सी हैं? तो मैंने इसको समझने के लिए एक वर्ड लिखा है, TADDO, टैडो। टी फॉर टेंडर ईयर। टेंडर ईयर के कारण क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है। टेंडर ईयर जो कम एज है, वो रोक रही है उसको क्वेश्चन समझने में। या एजेड है पर्सन, ओल्ड, एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन, बहुत ज्यादा एज हो गई है, उस वो एज रोक रही है इस व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से। या फिर कोई डिजीज है उसको, डिसीज एक बॉडी की और दूसरी भी डिसीज है ये माइंड की। अगर दोनों में से कोई भी उस व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से रोक रही है, डिजीज है कोई बॉडी या माइंड की, अगर उस कारण से व्यक्ति रुक रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, देन भी वो इनकम्पिटेंट विटनेस की कैटेगरी में आ जाए। या फिर ओ से है अदर, कोई और अदर सेम काइंड का कोई रीजन है, इसी तरीके का कोई दूसरा रीजन है। इसी तरीके का मतलब टेंडर ईयर जैसा, ओल्ड एज जैसा, डिजीज हो कोई, या इसी तरीके का कोई और कारण है, तो 5 बातें होंगी। इनके कारण वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है। ये बातें हैं जो उसको क्वेश्चन समझने से रोक रही है। प्रिवेंट वर्ड यूज, तो प्रिवेंट वर्ड यूज होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ, और वो एक्सटर्नल फोर्स है ये 5, टेंडर ईयर, कम उम्र, ओल्ड एज, डिजीज, या फिर कोई ऐसा ही कारण। इनके कारण रोका जा रहा है क्वेश्चन समझने से। और इन्हीं के कारण, अगर क्वेश्चन समझ लिया तो इन्हीं के कारण उसको रैशनल आंसर देने से रोका जा रहा है, फिर वो कंपिटेंट विटनेस नहीं होगा। यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वो व्यक्ति जो कोर्ट के सामने खड़ा है, जो अपने आप को कहता है कि मैं विटनेस हूं, कोर्ट ने उसको ये चेक करने के लिए, देखिए सबसे पहले ओथ दिलाने से पहले कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट ये चेक करे कि वो कंपिटेंट विटनेस है या नहीं। तो कैसे चेक करेगी कोर्ट? कोर्ट उसको कुछ क्वेश्चन पुट करेगी, देखेगी क्या क्वेश्चन को समझ रहा है व्यक्ति। अगर समझ रहा है तो जो इसका आंसर दे रहा है क्या वो रैशनल आंसर है? देखिए मुझे पेश किया गया कोर्ट के सामने कि मैं संजीव सिकरवार। कोर्ट ने मेरे से पूछा, हाँ जी क्या नाम है आपका? मैं बोलता हूं मैं राजीव सिकरवार, जबकि मुझे पेश किया गया मैं संजीव सिकरवार। तो कोर्ट को डाउट आना चाहिए कि ये आदमी क्वेश्चन तो सही समझ गया है, क्योंकि इसने नाम ही बताया, क्वेश्चन तो सही समझ गया, लेकिन आंसर इसका रैशनल नहीं दिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ जी आप क्या काम करते हैं? काम करता है वो टीचिंग का, पर कहता है नहीं जी मैं तो पुलिस ऑफिसर हूं। उसको बताया गया कि कोर्ट को कि जी ये टीचर है। अगेन कान खड़े होने चाहिए कोर्ट के। उससे पूछा जा रहा है कि आपका वजन कितना है? तो वो कह रहा है ये 4 रोटी खा के आया। इट मीन्स यहां वो क्वेश्चन ही नहीं समझा।
इस तरीके से कोर्ट पता लगाएगी कि क्या ये व्यक्ति क्वेश्चन समझ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ रहा है तो क्या ये व्यक्ति रैशनल आंसर दे रहा है। अगर इन दोनों के जवाब ना आते हैं तो फिर कोर्ट देखेगी कि क्या अगर ये नहीं समझ रहा है तो क्या ये इन 5 कारणों की वजह से नहीं समझ रहा है। और अगर रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है तो क्या इन 5 कारणों की वजह से नहीं दे पा रहा है। अगर कोर्ट को जवाब मिलता है कि नहीं, इन 5 कारणों की वजह से तो नहीं है ये प्रॉब्लम, इसको कोई छठी प्रॉब्लम है, तो क्या वो विटनेस कहलाएगा, कॉम्पिटेंट विटनेस। जवाब है हाँ, वो कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 124 ये कहती है कि जब ये 5 बातें रोक रही होंगी उसको क्वेश्चन समझने से या क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से, केवल 5 बातें रोक रही होंगी तभी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। अगर कोई छठी बात रोक रही है तो भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि सेक्शन 124 कहती क्या है। मैं आज यहीं तक रखूंगा दोस्तों, आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और इसके आगे की बातें हम कल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज बहुत सारी बातें सीखने को मिली। ऐसी ही बातें बहुत मिलेंगी सीखने को। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैंने प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज की हैं उनको फायदा उठाइए उनका और उनको देखिए जाकर। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक नमस्कार, जय